तो ठीक है जी, अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट टॉपिक हम अपना देखते हैं आर्ग्यूमेंट के बारे में। देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ अच्छा पहले ये देखो कॉम्प्लेक्स लिख रखा है मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कुछ अलग नहीं होते और हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, लगा लेना आपको जो लगाना हो यहाँ पर, ठीक है। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मतलब है, देखो आर्ग्यूमेंट की जब कोई बात करेगा ना, अच्छा हमने ये चीज देखी थी, हमने अभी पीछे से देखी है ना थोड़ी बहुत, कि मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर यहां कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, मतलब z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये x है मेरा और ये मेरा y है, सॉरी, तो मैं z इक्वल टू आर ई आयोटा थीटा की फॉर्म में भी इसे पोलर रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूं, ठीक है। ऑब्वियसली x इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाता था, मतलब ये मेरा अगर थीटा है तो ठीक है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। कॉस थीटा यहाँ पर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर की x एक्सिस पर प्रोजेक्शन है और साइन थीटा मेरी y एक्सिस पर प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये मेरा r हो जाता था जिसे मैं मॉड्यूलस बोल रहा था, ठीक है, ये चीज पता है। ऑब्वियसली अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, ये कितनी जबरदस्त चीज है। तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मेरे पास वो वेक्टर्स वाली सारी प्रॉपर्टीज को लगाएंगे, ठीक है, सारी की सारी प्रॉपर्टी, मतलब ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इक्वालिटी नहीं, एल गायब हो रहा है यार हर जगह से, इधर से भी, ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी और पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, सब लगेगा, मतलब उसके ऑब्वियसली पढ़ रखे होंगे, बेसिक्स हैं, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूं, देखो कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अब ध्यान देना, बड़े ध्यान से ध्यान देना, क्योंकि अगर ध्यान दोगे तो ध्यान से ध्यान देना सीख जाओगे और फिर मजा ही मजा है शायद, ठीक है। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पहले तो ये चीज बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, मतलब जनरल आर्ग्यूमेंट की जब मैं बात करूंगा तो मेरी डेफिनेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बस शॉर्ट में यही है, ठीक। क्या मतलब है इसका, कि यहां से मैं डिस्टेंस देख रहा हूं, मतलब जितना भी मैं डिस्टेंस बेसिकली देख रहा हूं ना, मतलब ये मेरा थीटा, जो मेरा थीटा बन रहा होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन तक जो मेरा थीटा बन रहा होगा, उसे मैं बोलता हूं जी आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मैं इसकी अभी बात ही नहीं कर रहा, आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट z, आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखो, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना होता, अगर सेकंड में होता, समझ रहे हो, मतलब सेकंड में अगर होता, हम ऑब्वियसली चारों केस देखने वाले हैं, तो मेरा मैं देखता आर्ग्यूमेंट जो देखता मेरा कौन सा एंगल होता, ये, समझ रहे हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड से काउंटर क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर मेरा यहां होता तो मैं इस एंगल को देखता थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक वैसे अगर मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो मैं इस एंगल को देखता, ठीक है। देखता क्या, चलो देख लेते हैं। मान लो कि मेरे पास जो फर्स्ट केस है वो ये है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है जी, बताते रहना कहाँ ठीक है कहाँ नहीं है, ठीक है। ये क्या है, x है और ये क्या है, y है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड से जो मेरा थीटा होगा, मैं उसको क्या बोलूंगा जी, मैं उसको आर्ग्यूमेंट बोलूंगा। तो आज देखो मैं क्या करता हूं, मेरी पहले एक नोटेशन मान लेना आप, इससे क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा आसान लगेगा समझने में, कि जो भी मेरे ट्राइंगल का एंगल होगा ना, जो भी मेरा ट्राइंगल का एंगल होगा, मैं उसे अल्फा मानूंगा, ठीक है। अल्फा क्यों मान रहा हूं, ताकि क्लियर हो जाए चारों केसेस में, थोड़ी सी कहीं दिक्कत ना रहे, ठीक है। मैं उस ट्राइंगल के एंगल को अल्फा मानूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि मैं थीटा को आर्गुमेंट ऑफ z बोलूंगा, जनरल आर्गुमेंट मैं उसे बोलूंगा, उस थीटा को बोलूंगा जो मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस वेक्टर पे एंगल बनाए। तो इस केस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वेक्टर पर एंगल भी यही है, मतलब जो मेरा थीटा है वो भी तो अल्फा ही है, मतलब बेसिकली मेरा थीटा इक्वल टू अल्फा ही आ गया इसमें। अब अगर मैं अल्फा निकालता हूं, कैसे आता है, टेन अल्फा से निकाल लोगे इसे, अल्फा भाई टेन अल्फा क्या होता था, वाई बाय एक्स, तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, अल्फा भी यही है और थीटा भी इस केस में यही था। तो मेरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, बस इस चीज का ध्यान देना, समझ रहे हो। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर में जो
आर्गुमेंट की डेफिनेशन दी जाती है वो यही दी जाती है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय एक्स। ठीक है, ये इनकम्प्लीट हो जाती है क्योंकि डेफिनेशन तो ये है, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैलिड है। सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ और चीजें देखने को मिल रही हैं मार्केट में। कौन कौन सी? ये वाली। अगर मेरा अब वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मतलब ऐसे है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई अब मेरे पास जो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, यहां था माइनस, तो बेसिकली मेरे पास ये तो x ही रहेगा और ये मेरा अब y बन जाएगा। समझ रहे हो? तो अब मैं फिर से एक ही बात बोलता हूं, क्या कि मेरे ट्राइंगल वाले एंगल को मैं क्या मानता हूं? अल्फा। ठीक, लेकिन मेरा जो थीटा होगा वो क्या होगा? जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वेक्टर की तरफ जाएगा उसे मैं थीटा बोलूंगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली आज मुझे थीटा निकालना है और अल्फा की वैल्यू तो आपको पता ही क्या रहेगी। अल्फा की वैल्यू तो आज यहां भी अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय एक्स हमेशा यही रहेगी हर ट्रायंगल में। ऑब्वियसली tan अल्फा y बाय एक्स होता है ना। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या बात करता हूं, मुझे थीटा निकालना है, मुझे तो थीटा चाहिए। थीटा क्या है? थीटा प्लस अल्फा, लीनियर पेयर है ना बचपन में पढ़ा था। थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू पाई, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा मैं बोल सकता हूं। इसका मतलब थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय एक्स। अगर आर्ग्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूं, जनरल आर्ग्यूमेंट की, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा वेक्टर है, तो ये लगाना पड़ेगा आपको पाई माइनस ये, मतलब आप सीधा सीधा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट की में चला जाऊं अगर, ठीक है, मैं चला गया अब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है जी? थर्ड क्वाड्रेंट में भी कुछ नहीं है। अब मेरे पास जो मेरा x होगा, अब वो क्या हो जाएगा? ये होगा। ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, ये होगा। ठीक है, और मेरा जो अल्फा होगा, अब मेरा ये होगा अल्फा एंगल। अल्फा ऑब्वियसली tan इनवर्स मॉड बाय एक्स बाय रहेगा, वो वही रहेगा ना भाई, ट्रायंगल है तो ये तो हमेशा यही रहेगा। लेकिन मैंने थीटा क्या देखना है? थीटा देखना है इस वेक्टर का काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज वो एंगल, समझ रहे हो? वो एंगल जो मेरा एंटी क्लॉकवाइज इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो वो कितना एंगल हो गया? देखो पहले यहां से यहीं तो जाऊंगा मैं, पाई इतना तो मैं जाऊंगा ना, थीटा मेरा पाई तक तो गया ही गया, फिर उसके बाद ये एंगल भी ऐड हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय एक्स इस केस में। ठीक है, अब मैं फोर्थ केस की मैं बात करूं, अगर देखो मैं फोर्थ केस की अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा? फोर्थ केस मेरा फोर्थ केस मेरा हो जाएगा वेक्टर, मतलब जब यहां कहीं होगा तो ऐसे। ठीक है, अब एक्स एक्सिस मेरा क्या हो जाएगा? ठीक है, ये मेरा x, ये मेरा y। मेरे पास अब इस ट्रायंगल का फिर से अल्फा होगा ये। ठीक है, अल्फा तो मेरे पास फिर से tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय एक्स ही रहेगा, लेकिन मुझे देखना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ऐसे। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा जी इस केस में? पहले मैं यहां से पाई तक आया, फिर 3 पाई बाय 2 और फिर ये एंगल, तो बेसिकली मैं ऐसे नहीं कह सकता 2 पाई में से माइनस अल्फा कर दूं, कह सकता हूं जी, और किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जी जनरल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये जनरल केसेस हैं, मतलब ये 2n पाई तक भी वैलिड होंगे। कैसे वैलिड होंगे? आज मेरा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y बाय एक्स है, अगर ये पूरा राउंड एक और लेकर आता तो 2 पाई भी ऐड हो जाता। समझ रहे हो? एक और राउंड लेकर आता तब भी कोई दिक्कत थोड़ी है, तब 4 पाई 6 पाई। तो जनरल आर्ग्यूमेंट है, किसी भी उसके लिए वैलिड है। ठीक है, ये चीज ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की। देखो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में क्या होगा, जैसे वहां डिस्टेंस था, तो एक चीज तो इस पर भी ध्यान दे सकते हो, यहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम वही चीज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, समझ रहे हो ना? ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात होगी। ठीक है भाई, बात होगी, समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे? ठीक है, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात होगी। अब देखो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एक, कि हमें
हमने हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन क्यों देखनी होती है, या फिर मैं ये बोलूं कि एंटी क्लॉकवाइज कोई पॉजिटिव मान रखा होता है, समझ रहे हो। मतलब कोई भी यहां से मेरे पास कुछ था, जो भी था, मैं कहता हूं एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो उसे मैं मानूंगा पॉजिटिव, कह रहे हो, समझ रहे हो। और अगर क्लॉकवाइज चले गए तो मैथ कह रहा है मैं मानूंगा नेगेटिव, समझ रहे हो, और वैसे पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो बड़ी ज़बरदस्त बात है, जैसे शादी होती है, दो बेवकूफ़ लोग करते हैं ना, अब एक आग वाग होता है कुछ बीच में, उसके चारों ओर घूमते हैं वो लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज क्यों? वो पवित्र माना जाता है कि भाई क्लॉकवाइज में घूमो, तुम टिकोगे थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज में वो ड्रामा अपना जो भी है कर रहे होते हैं, ये क्लॉकवाइज में है, ठीक है। मंदिर है, मंदिर वगैरह होते हैं, मंदिर की चारों ओर जो भी आरती वगैरह करते हैं, या वो क्लॉकवाइज होती हैं, आरतियां वगैरह जितनी भी होती हैं वो क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, समझ रहे हो ना। परिक्रमा वगैरह जो लोग लगाते हैं वो भी क्लॉकवाइज होती है, सारी पवित्र पॉजिटिव वाइब्रेशंस के लिए ये माना जाता है क्लॉकवाइज, मतलब आपका सीधा राउंड, सीधे हो आप, ठीक है, उल्टे वगैरह कुछ नहीं। लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर अर्थ तो उल्टी रोटेट कर रही है, वो काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट कर रही है, ठीक है। और मैथ में काफी सारे एंगल्स की रिप्रेजेंटेशन सब में काउंटर क्लॉकवाइज, ऑलमोस्ट सब में, स्लोप वगैरह हमने डिफाइन किया 12th वगैरह में, सब काउंटर क्लॉकवाइज की हम बात कर रहे थे, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली है कुछ नहीं, बस हमने एक डायरेक्शन को मान लिया कि भाई काउंटर क्लॉकवाइज जो भी डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज की जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना वो पॉजिटिव है, जो भी मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ वो पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं क्यों बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि देखो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बचपन में जैसे निकाला जाता है, मैं पहले उसे एक तरीके से बता रहा हूँ, हालांकि इसको बताने की जरूरत नहीं होती, अगर आपको जनरल आर्गुमेंट निकालने आ गए तो यहीं से आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट सीधा निकाल देते हो, शॉर्टकट मेथड, और वो एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा मेरे हिसाब से। लेकिन अब आप और चीज़ देख लेना, मैं लेकिन अभी आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट की मैं बात कर रहा था। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जब मैं बात करता हूँ ना, सबसे पहली चीज़ तो ये है, इसे प्रिंसिपल होता है ना, सब बड़ा होता है स्कूल में, तो बड़े ए से डिनोट करते हैं हम, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड सच दैट सी स्टार से माइनस पाई पाई, ठीक है। ये चीज इसमें क्यों नहीं आई भाई, ये चीज आनी चाहिए थी ना, मेरे से पाप हुआ ये तो। आर्ग्यूमेंट स्मॉल वाला जेड, अब हर कोई कहता कि आर्ग्यूमेंट तो फिर इसका मतलब किसी भी एंगल का, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल सकते हो, समझ रहे हो। मतलब ये एक प्लेन था, मैं कहता हूं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप निकाल दोगे, ये है, ये है, ये है, ये है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो फिर तो सबके आप आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो भाई, बताओ जल्दी फटाफट, हाँ या ना। सब कहते हैं हाँ सबका निकल जाएगा, लेकिन इसका निकाल सकते हो क्या, जीरो का, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड से, ये क्या बात है, हमने तो ऐसी बात ही नहीं की थी, कैसे बताओगे, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का डिफाइन नहीं होता, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी जीरो का डिफाइन नहीं होता, मतलब इनडिटर्मिनेट होता है, तो सी स्टार की बात आ जाती है जिसमें से जीरो हट जाता है, समझ रहे हो, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, वहां भी सी स्टार हट जाता है और वो माइनस पाई से पाई आता है, बस उसकी जो रेंज है बेसिकली उस माइनस पाई से पाई ही होगी, तभी वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का हिस्सा होगा, ठीक है। जैसे, अच्छा चलो मैं जैसे छोड़ता हूं, पहले मैं इसके केसेस की मैं बात करता हूं, ठीक है। अब इसके केसेस को देखने के लिए मैं फिर से वही 4 केसेस में बात करूंगा और अलग आएगा। तो अब जब मैं ऐसे केसेस की बात करता हूं ना, तो मेरे को जाना पड़ता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली कहानी पर, ठीक है, ठीक है। तो मैं चल देता हूं फिर उस पर, टें 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 टें, ठीक है। मेरे पास ये x है, ये y है, और ये मेरे पास फिर से वही अल्फा है। और अब इस केस में मैंने क्या कहा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है इस बार, तो अब आप ऐसे तो नहीं जा सकते, तो लॉन्गेस्ट है, शॉर्टेस्ट यहीं से है, तो इसका मतलब फिर से वही थीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x, समझ रहे हो। इस केस में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता, तो फिर क्या, ये x और ये y होता आज की डेट में, बताओ जी गलत है, कुछ नहीं है, तो भाई सीधी सारी बात है, अब मेरे पास ये अल्फा होता, समझ रहे हो। लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं इससे, क्यों, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, चाहे वो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही। शॉर्टेस्ट इधर से है या इधर से है जी, शॉर्टेस्ट इधर से पहले तो पाई जाना पड़ेगा बेचारे को, पाई की दूरी, इधर पाई बाय 2 की दूरी, तो पाई बाय 2 सही है ना, तो पाई बाय 2 और ये, समझ रहे हो। तो इसका मतलब फिर से वही थीटा आ जाएगा पूरा पाई माइनस अल्फा,
अल्फा मेरा tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x है ही, समझ रहे हो ना। मेरे को थीटा निकालना है, ये थीटा है इस केस में भी, ठीक है। मैं फिर से गया, इस केस में मेरे पास यही थीटा था, ठीक है। मैं थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हुई, वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आया, ये x ये y, समझ रहे हो। फिर से अल्फा इसने ये बना दिया। अब मुझे फिर थीटा देखना था मेरे को, लेकिन इस बार प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना था, तो मेरे को पॉजिटिव मतलब सॉरी शॉर्टेस्ट देखना था, शॉर्टेस्ट, समझ रहे हो ना। शॉर्टेस्ट वाला देखना, क्या शॉर्टेस्ट यहाँ है, पहले पाई गया और फिर यहाँ, दिक्कत हो जाएगी ना। और जबकि इसमें तो सिर्फ पाई बाय 2, तो इस बार शॉर्टेस्ट मेरे को यहाँ से देखना पड़ेगा, समझ रहे हो, नहीं देख रहे, नहीं समझ रहे हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब अब मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा ये। अब ये चीज यहाँ से देखूंगा मैं। अब एक बात बताओ, अब तक मेरी ये डायरेक्शन थी, एंटी क्लॉकवाइज थी, एंटी क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव माना है, समझ रहे हो। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मैं गया तो पहले मैं पाई पर गया, एंटी क्लॉकवाइज तो मैंने प्लस पाई किया, फिर माइनस जो अल्फा आया मेरे पास, समझ रहे हो ना। थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा कैसे है भाई, ये तो पता है, समझ रहे हो ना। थीटा इक्वल टू मतलब ये थीटा प्लस अल्फा होता है पाई, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अब सवाल ये था कि मैं पहले पाई तक गया, ठीक है, और फिर मैंने अल्फा को सेपरेट किया, मैं वापस चला गया, तो जब मैं पाई तक आया तो मैंने प्लस पाई लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैं जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर आ रहा हूं ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कही गई है पॉजिटिव। क्यों कही गई, किसने कही गई, मैं फिर बता रहा हूं, मुझे नहीं पता आप भी पता कर लेना, आपको पता चल जाए तो कन्वेंशन है, ठीक है। कन्वेंशन मतलब कन्वेंशन मतलब हमारे बस की नहीं कन्वेंशन मतलब हमें नहीं पता, समझ रहे हो, ठीक है, जो भी है। तो अब मुझे इधर से जाना था, तो मैंने अब बात की नेगेटिव की, समझ रहे हो। मुझे ये थीटा निकालना है आज, तो अब फिर से ये थीटा प्लस अल्फा क्या होगा, पाई होगा, लेकिन थीटा प्लस अल्फा पाई होगा। अब मैं क्या करूंगा, थीटा प्लस अल्फा तो पाई होगा, लेकिन मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब जा रहा हूं, तो इसलिए मैं माइनस पाई करूंगा यहाँ, समझ रहे हो। मतलब बेसिकली अब आप इसे लीनियर पेयर की साइड से ना देखें तो ज्यादा अच्छा है, बस आप इस चीज से देखें। मेरे को थीटा निकालना है, थीटा निकालना है, तो मैं पहले कहां गया, पहले पूरा का पूरा यहां तक आया, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया, इसलिए माइनस पाई। लेकिन मुझे तो वापस जाना है, कितना डिस्टेंस वापस जाना है, अल्फा, तो मैं प्लस अल्फा कर दूंगा, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई, समझ रहे हो ना। प्लस अल्फा आएगा, कभी उसमें से माइनस अल्फा कर दो, ठीक है। तो प्लस अल्फा मतलब tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x, ठीक है जी। बताओ ठीक है नहीं है, ठीक। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता, भाई फोर्थ में होता तो कुछ यहां होता, बताओ, फोर्थ में होता तो यहां होता, यहां होता तो ये x होता, y होता। अगर ऐसा होता तो ये अल्फा होता, और अगर अल्फा होता तो मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये तो बहुत बड़ा वाहियात बात हो गई भाई, ये शॉर्टेस्ट है, मतलब ये थीटा है, समझ रहे हो, ये अल्फा ही बेसिकली आज थीटा है। तो अल्फा इक्वल टू, अल्फा है क्या, tan इनवर्स मॉड y बाय x, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं आज, तो माइनस, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, समझना चाहिए अगर नहीं समझ रहे हो तो, ठीक है जी। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने माइनस पाई टू पाई की बात की है, और वहां मैंने किसी भी एंगल की बात की है, मतलब कोई रेंज नहीं है मेरे पास, वो आर है बेसिकली। क्यों आर है, अगर ये एक बार और रोटेट करता तो 2 पाई प्लस थीटा, समझ रहे हो भाई, एक राउंड वहां ले सकता है, यहां माइनस पाई टू पाई लेना चाहिए, राउंड वाउंड लेता रहे ना लेता रहे, हमें कोई आफत नहीं। जैसे अब मैं बात करूं आपको, आर्ग्यूमेंट बताओ मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की आर्ग्यूमेंट, मतलब जनरल आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब समझ गए ना, ये है, मतलब इसकी बतानी है, इस एक्सिस की। अब मेरे को बेसिकली ये वेक्टर है बेसिकली मेरा ये, अब इसकी डायरेक्शन ही तो मेरे को देखनी थी इसी के साथ, तो अब इसकी, तो इसी के साथ एंगल कितना है भाई, वो जो एंगल था मेरे पास थीटा, वो उसी को तो मैं आर्गुमेंट बोल रहा था। कोई भी वेक्टर, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस वेक्टर के साथ जो भी थीटा बना रहा था मैं उसे आर्गुमेंट बोल रहा था। आज मेरे पास थीटा कितना बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही, वो तो थीटा तो 0 होता है, तो आर्गुमेंट कितनी हो गई, 0। लेकिन अगर ये मान लो एक और राउंड लगा आया बेचारा, तो प्लस 2 पाई, समझ रहे हो, 2 लगाया प्लस 4 पाई प्लस 6 पाई, तो 2n पाई लिख दूं, समझ रहे हो। अब ये तो स्मॉल ए की बात थी, मैं प्रिंसिपल की बात करता हूं। प्रिंसिपल तो भी बड़ा होता है, तो कैपिटल ए से बात कर लेते हैं उसकी। प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
समझ रहे हो? इस उम्र में एक तो झुकना। आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बताओ जी अब आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होगी? देखो अब जो कैपिटल ए की बात हो रही है ना, मतलब प्रिंसिपल मतलब माइनस पाई से पाई, समझ रहे हो? सिर्फ माइनस पाई से पाई और कुछ नहीं। माइनस पाई से पाई का मतलब हो गया 0, ये आ गया, समझ रहे हो ना? मतलब 0, मतलब मैं पहले प्रिंसिपल आर्गुमेंट से जनरल आर्गुमेंट पे जा रहा हूं, समझ रहे हो ना? ओ सॉरी, जनरल आर्गुमेंट से प्रिंसिपल आर्गुमेंट की तरफ आया था इसमें, इस केस में, ठीक है? मैं बताऊंगा एक और इंपॉर्टेंट चीज। अब मैं एक और केस की बात करता हूं, कौन सी? मैं बात करता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा, बताना जी। आर्गुमेंट ऑफ आयोटा बताओ फटाफट। कैपिटल ए मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा बताना। फिर समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? आर्गुमेंट ऑफ आयोटा, आयोटा कहां आएगा? यहां, आयोटा यही होता है ना वाई एक्सिस पर। तो मतलब बेसिकली उस एंगल की मुझे बात करनी है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहां तक बने, तो 90 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ आयोटा क्या आ जाएगा? π/2, समझ रहे हो? π/2। लेकिन ये जनरल आर्ग्यूमेंट है तो दोबारा एक और राउंड लगाकर आएगा, समझ रहे हो? उल्टा लगा रहा होता तो -2nπ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मतलब -π से π के बीच में, π से बड़ा ना हो जाए, π डिवाइडेड बाय समथिंग हो, -π डिवाइडेड बाय समथिंग हो, ठीक है? तो ये ऑब्वियसली π/2 हो जाएगा। इसका मतलब फिर से मैं आर्ग्यूमेंट से ये जा रहा हूं, मतलब जनरल आर्ग्यूमेंट से, है ना? जनरल आर्ग्यूमेंट से मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की तरफ चल दिया, ठीक है? ये चीज भी ठीक लग रही है, अब तक अच्छी लग रही है। अब मैं इस केस की मैं बात करता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा बताना। आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा बताओ। माइनस आयोटा कहां लाई करता है जी? वो यहां लाई करता है। मुझे देखना होता पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल, मतलब कि आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा क्या आ गया? 3π/2 आ गया, लेकिन +2nπ, क्योंकि वो हो सकता है और राउंड लगाकर आया हो, और राउंड लगाकर आया हो, समझ रहे हो? प्रिंसिपल ए आ गया, कैपिटल ए आते ही आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा मतलब -π से, समझ रहे हो ना? -π से π के बीच में क्या आ जाएगा? 3π/2, ठीक है? ठीक है जी। अच्छा अब देखो क्या हुआ यहां पर, मैं जब भी आर्ग्यूमेंट से, मेरे पास कुछ भी दे रखा था आर्ग्यूमेंट जो भी है, ठीक है? आर्ग्यूमेंट से मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की तरफ जा रहा था, जनरल आर्ग्यूमेंट से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो होता क्या है देखो, ये वो शॉर्टकट तरीका है जो आपको यूज करना है। सबसे पहले आप जनरल आर्ग्यूमेंट निकालोगे, वो तो निकालना है ही है। जनरल आर्ग्यूमेंट मान लो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, आपको कुछ भी दे रखा है भाई, समझ रहे हो? 2nπ के फॉर्म में तो जरूर दे ही रखा होगा, वो प्लस समथिंग हो, ठीक है? जनरल आर्ग्यूमेंट से मुझे जाना है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की तरफ। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की तरफ मैं कैसे जाऊंगा भाई? सीधी सादी सी बात है, मेरे को पता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मेरा -π से π होता है, मानते हो? दो केस बनते हैं। अब जनरल आर्ग्यूमेंट या तो यहां कहीं होगा, या तो बेचारा यहां कहीं पड़ रहा होगा, आया होगा जनरल आर्ग्यूमेंट, समझ रहे हो? और या फिर हो सकता है यहां कहीं हो। मुझे तो वो चाहिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मतलब -π से π। तो क्या होगा जब ये हो ना, जब ये केस हो, तो इस केस को सब्ट्रैक्ट करते रहो 2π से, सब्ट्रैक्ट करो 2π से, क्योंकि ज्यादा है ना, ज्यादा है तो कम करो, बेचारे को -π से π में लेकर आओ, -2π करो। कब तक करना है? जब तक ये -π से π के बीच में ना आ जाए। जैसे ये आ जाएगा वो बन जाएगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, समझ रहे हो? और मान लो यहां कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें पहले +2π कर दो, फिर उसमें +2π कर दो। कब तक करना है? जब तक कि इसके बीच में ना आ जाए, इसके अंदर ना आ जाए, समझ रहे हो? तो वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बन जाएगी मेरी। साफ सीधी बात है, दोनों केसेस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? ये तरीका। अब मान लो कि भाई जनरल आर्गुमेंट से तो समझ गए ना, जनरल आर्गुमेंट से प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना आसान है, आप सेपरेट कर दो या वो कर दो। अब मान लो कि आपके पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट दे रखा था, प्रिंसिपल आर्गुमेंट समझ रहे हो, जैसे कुछ भी मान लो π/2 प्रिंसिपल आर्गुमेंट दे रखा था, आपको जनरल आर्गुमेंट पूछ लिया, क्या मतलब है इसका? भाई जनरल आर्गुमेंट पूछ लिया तो 2n π से ऐड कर दो, बस खत्म बात। n जैसे जैसे इंटीजर्स होंगे वो माइनस अपने आप कर लेगा,
एडजस्ट, समझ लो कि भाई प्रिंसिपल आर्गुमेंट, मेरे पास अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट दे रखा है तो देखो मैं 2 रिजल्ट अब लिख देता हूं, ठीक है जी। देखो मुझे क्या करना है, प्रिंसिपल से जनरल आर्गुमेंट, समझ रहे हो, मतलब प्रिंसिपल मतलब मान लो कोई थीटा था प्रिंसिपल, अब मुझे थीटा से जाना है जनरल। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, नहीं है, क्लियर है, थीटा प्लस 2n पाई कर दो, बात खत्म। अगर अब मुझे जाना हो जनरल आर्गुमेंट से प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है जी, जनरल आर्गुमेंट से प्रिंसिपल आर्गुमेंट की तरफ जाना हो, अब क्या करोगे, अब इसमें दिक्कत हो जाती है कई बार, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं होनी। जनरल आर्गुमेंट जो भी होगा आपके पास कुछ थीटा प्लस 2n पाई की फॉर्म में होगा, थीटा प्लस 2n पाई की फॉर्म में होगा। मुझे इसे प्रिंसिपल में कन्वर्ट करना है, बेसिकली मुझे इसे माइनस पाई से पाई के बीच में लाना है, समझ रहे हो भाई, मुझे इसे माइनस पाई से पाई के बीच में लाना है, ठीक है। तो बेसिकली अब होगा क्या, मेरे को कुछ नहीं करना, अगर ये इसके बाहर है, अगर ये इससे ज्यादा है पाई से, तो मैं सबट्रैक्ट करता चला जाऊंगा -2 जब तक ये इसके अंदर नहीं आ जाता। अगर ये इससे इधर है नेगेटिव, तो मैं प्लस करता चला जाऊंगा +2 जब तक इसके अंदर नहीं आ जाता। जैसे ही ये इसके अंदर आ जाएगा मेरे को वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट मिल जाएगी, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैसी हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज की मैं बात करता हूँ, फिर हम बात करेंगे इसके रिमान शीट्स की, रिमान स्फीयर्स वगैरह की, कि वो कैसे लिंक हो रहे हैं। मतलब बेसिकली क्या है कि चलो ठीक है, मैं कुछ प्रॉपर्टीज की मैं पहले बात करता हूँ सबको रेज करके, ठीक है। अब देखो, अब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज की बात भी क्या ही करनी है, अगर मैं आर्गुमेंट की बात करता हूँ और मैं इसकी बोलता हूँ कि क्या मेरा आर्गुमेंट यूनिक होगा, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, तो भाई इस केस में क्या आएगा बताओ भाई, वहाँ 2 पाई घूमेगा, 4 पाई घूमेगा, 6 पाई अनंत काल तक चलेगा, इसका मतलब इनफाइनाइट हो गया। लेकिन यहाँ -पाई से पाई सिर्फ एक ही वैल्यू, तो इसका मतलब ये वाला जो आर्ग्यूमेंट होगा यूनिक होगा, समझ रहे हो। लेकिन ये वाला जो आर्ग्यूमेंट होगा मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी इसकी, समझ रहे हो जी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट जो बेसिकली होता है ना, log z की तरह बिहेव करता है, इस बात को भी मैं अभी क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो बेसिकली क्लियर क्या करने वाला हूं, अगर ये ऐसे करता है तो कुछ प्रॉपर्टीज की मिल जाती है, जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डॉट z2, आप देखोगे प्रॉपर्टीज हैं खूब सारी, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 की बात होगी तो समझ रहे हो ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 हो जाएगा, ये चीज समझ रहे हो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ ये है, ठीक है। अब अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ, ओहो जी इतना दूर कैसे चला गया बेचारा, आर्ग्यूमेंट अगर मैं इस z कॉम्प्लीमेंट की मैं बात करता तो क्या आता, नेगेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z हो जाता है, ठीक है जी, ठीक है। ऐसी देखो कुछ प्रॉपर्टीज है, अब जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव z क्या होता, z प्लस माइनस पाई, ठीक है। और भी होंगी वो देख लेना आप, बस बेसिक जो है इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब जो कुछ काम किए हैं जिनके ज्यादा यूज होंगे वो ये हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट की बात हो गई इसकी, और इसकी बात हो गई, ठीक है। अब देखो मैं एक और इंपॉर्टेंट बात पर आ रहा हूं, किस बात पर, हमने फंक्शंस पढ़े थे रीएनालिसिस में, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। फंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है, डोमेन का हर एलिमेंट को डोमेन के हर एक एलिमेंट के साथ यूनिकली उसका कुछ चल रहा हो उसके साथ। जैसे ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, समझ रहे हो, ये डोमेन है, कोडोमेन है। मैंने रियलिसिस में आप देखे होंगे, देखो मैं फंक्शंस की मैं अभी क्योंकि उसकी बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर आने वाली है कसाना वगैरह सारी चीजों को मैं लिंक करूंगा, तो आपको पता रहनी चाहिए। अब पता नहीं क्या पता, आप में से कुछ लोग पहली बार देख रहे हैं या डेफिनेशन ही भूल गए हो फंक्शन की, आधों को याद नहीं रहती। हमने जो रियलिसिस में फंक्शन पढ़ा उससे हमने डेफिनेशन की और हमें वो याद है, ठीक है। तो कैसे करवाई थी, देखो आप इसे पीजन की उससे मान सकते हो, इसे आप होल्स ले सकते हो। हमने बात की थी अगर 1 2 3 4 कुछ कितने पीजन्स हों, एक पिजन एक ही होल में तो जा सकता है ना, एक पिजन 2 होल्स में अगर गए तो वो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब एक एलिमेंट इधर के 2 एलिमेंट को नहीं कनेक्ट करेगा, एक पिजन एक ही होल में। हम ये भी बोल रहे थे कि यहां चिल्ड्रन मान लो फिर, और यहां मदर मान लो, समझ रहे हो कि भाई एक बच्चा एक ही माँ का होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता एक बच्चा 2 माँ का है, समझ रहे हो, तो उस टाइप से भी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है एक माँ के ये सारे बच्चे हो गए, क्यों नहीं हो सकता भाई,
हमने तो देखे होंगे ना महाभारत में 100 बच्चे ठीक है, तो ठीक है, पॉइंट समझ में आया ना फंक्शन की कि भाई इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन में आ सकता है, ठीक है, मैं उसे फंक्शन बोल दूंगा, ठीक है, यूनिकली वो चीज होगी। अब मैं बात करता हूं ठीक इसी पॉइंट पर मैं बात करूंगा इसकी, किसकी, इसकी आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा क्या होता है, π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x, y क्या है 1, x क्या है 1, tan इनवर्स 1 क्या है, tan इनवर्स 1 इक्वल टू 10 π/4, tan से tan इनवर्स को हम काट देते जो कि काटने नहीं होते लेकिन π/4, ठीक है। अब अगर ये एक राउंड और लगाया तो क्या होती जी, π/4 प्लस 2π, π/4 प्लस 4π, अब मैं इसे कहां तक लिखता रहूं, π/4 माइनस 2π, π/4 माइनस 4π, समझ रहे हो, समझना नहीं समझ रहे हो तो अब देखो वही चीज आ गई मेरी फिर से बात, डोमेन को डोमेन की मैं बात कर रहा था, एक वैल्यू 1 प्लस आयोटा और उसकी कितनी सारी वैल्यूज आ रही हैं, मतलब एक तो चलो ठीक है π/4 आई, बस एक ही रहती ना, इसके एक एलिमेंट की एक और, मतलब एक चिल्ड्रन और कितनी सारी मदर्स का है, समझ रहे हो, एक चिल्ड्रन और एक पिजन कितने सारे होल्स में बैठा है, तो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब एक कॉमन सेंस में क्या, हमें जिस सेंस में पता है उस सेंस में नहीं कर रहा, ठीक है, नहीं कर रहा है फंक्शन की डेफिनेशन। लेकिन फिर भी कुछ किताबें कह रही हैं फंक्शन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ, हाँ जो भी है, इज अ फंक्शन, समझ रहे हो, क्यों कह रही है वो ये बात, आर्ग्यूमेंट जो ये वाला है वो फंक्शन है, क्यों कह रही है, भाई बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये वाला जो मेरा आर्ग्यूमेंट था ये मेरा फंक्शन है, क्यों बोल रही है ये बात। अब एक पॉइंट तो सीधा साधा है, कसाना वगैरह आप देख सकते हो, शॉर्म सीरीज वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है, कि अलग से ही फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन कर दी, मल्टी वैल्यूड फंक्शंस, भाई फंक्शन की डेफिनेशन अब वो लोग ये बोल रहे हैं कि एक पॉइंट अगर एक से ज्यादा किसी पॉइंट पर ऐसे कनेक्ट हो जाता तो हम उसे फंक्शन मान रहे हैं। 140 है, पेज नंबर 40 है शायद, कसाना का पेज नंबर 40 है जिस पर ये फंक्शन की बात वो कर रहा है, तो उसमें वो ये बात बोल रहा है डेफिनेशन में फंक्शन की में कि कसाना क्या कह रहा है कि भाई हम वो ये बात मान रहा है कि जो यूजुअल डेफिनेशन है ना वो हम यहाँ यूज नहीं कर रहे, वो खुद ये बात मान रहा है और फिर पता नहीं उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा, एक ही पॉइंट इतने सारे पॉइंट्स पर क्यों जा रहा है। तो ठीक है जी, अब हम देखेंगे इसी की जैसा एक एग्जांपल। अच्छा देखो क्या है कि यार गर्मी बहुत है तो मतलब मेरे को बीच में कट्स लेने पड़ रहे हैं, ठीक है, पानी वगैरह के लिए, डिहाइड्रेशन वगैरह की दिक्कत ना हो, पूरा पसीनों में तो मुझे दिक्कत होती है, इसलिए तो कई बार वीडियोस में आपको एडिटिंग वगैरह में कभी ऐसे लग रहा हो कि हर बार ब्लॉकेज आ रहा है, तो कर जाना एडजस्ट, ठीक है। तो ठीक है जी भैया, जून ही ऐसा क्या करें, ठीक है, तो ठीक है, हम इसकी बात कर रहे थे कि आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा मेरा फंक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसे फंक्शन क्या कहा जा रहा है। तो देखो मैं एक और चीज़ की मैं बात करता हूँ कि ये इसी आर्गुमेंट की बात हो रही है। अच्छा उस आर्गुमेंट में, ये वाले आर्गुमेंट में मैं इसमें ऐसी चीज़ बात क्यों नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ z1 डॉट z2 क्या होता है, जैसे इसमें तो था आर्गुमेंट ऑफ z1, तो क्या इसमें भी होगा, समझ रहे हो, आर्गुमेंट ऑफ z2 इसमें होगा, ये इक्वल होंगे नहीं होंगे, बेसिकली क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। अब सीधी सारी बात है, आप यहाँ भी माइनस आयोटा लेकर देख लो और यहाँ भी माइनस आयोटा लेकर देख लो, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो कैपिटल ए की बात हो रही है। अब आर्गुमेंट ऑफ -1 मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर कोई भी हो मतलब -1, तो थीटा देखूंगा मैं यहाँ से, क्या आया मेरे पास भाई, पाई आया, ठीक है, और बेसिकली यही मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, ठीक है जी। तो आर्गुमेंट ऑफ -1 क्या आ गया, पाई, ये मेरा LHS पाई आ गया। अब आर्गुमेंट ऑफ z1 मतलब आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा, माइनस आयोटा क्या होता है जी, देखो हो सकता है शायद मैंने पहले इसमें गड़बड़ कर दी हो, देख लेना आप, इधर उधर हो जाती है चीज़। माइनस आयोटा मेरा यहाँ रहेगा कहीं, मैं अगर एक जनरल आर्गुमेंट की बात करूंगा तो मेरा ये होगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करूं, कैपिटल ए की प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करूं, तो इधर वापस इधर से मतलब नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। और दूसरी चीज
नेगेटिव और ये थीटा क्या है पाई बाय 2, ठीक है। वैसे ही ये दूसरे वाले भी वही आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा पाई बाय 2 मतलब माइनस पाई बाय 2, समझ रहे हो, मतलब ये है ना माइनस पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 2, तो इसका मतलब माइनस पाई, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। एक जगह आप देख लेना, मैंने शायद आर्गुमेंट में कुछ इशू इधर उधर हो, दिक्कत हो तो समझ जाना। इसकी जो जनरल आर्गुमेंट होगी माइनस आयोटा की, मतलब ये है ना, ये यही पॉइंट है ना, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, इसकी मैं जनरल आर्गुमेंट निकालता हूं तो क्या आती है 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। मुझे इसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली मैं -2 पाई अगर कर दूं, समझ रहे हो, तो क्या आ जाएगा 2 2 4, 3 पाई माइनस 4 पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2, समझ रहे हो, मतलब बेसिकली मैंने -2 पाई कर दिया, क्योंकि माइनस पाई से पाई में मेरी प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, इसकी जनरल आर्गुमेंट आ रही है 3 पाई बाय 2 यहाँ कहीं, ये यहाँ थी तो मुझे यहाँ भेजनी थी तो मैंने -2 पाई कर दिया, ठीक है। हो सकता है मैंने शायद पहले कहीं गड़बड़ कर दी हो इसमें, ठीक है जी। अब देखो फिर से वही दिक्कत है। अच्छा ये चीज़ अब क्लियर हो जानी चाहिए, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैंने ये गायब कर दी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर से वही वाली दिक्कतें हो रही हैं अब गर्मी वाली ठीक है। तो खैर अब मैं इस फंक्शन पे आ जाता हूँ, अपने ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। मैं अब एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक और फंक्शन ले लेता हूँ रूट जेड। सिर्फ 3 ही फंक्शंस में ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, रूट जेड, लॉग जेड, ठीक है। इसमें इनफाइनाइट ऑर्डर की बात हो रही है, यहाँ भी इनफाइनाइट ऑर्डर की बात होती है और यहाँ 2 ऑर्डर की बात होती है। अभी पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ब्रांच पॉइंट की बात हो रही होती है, ब्रांच पॉइंट और ब्रांच कट या ब्रांच कर्व या ब्रांच एक्सिस, कुछ भी बोलो, ठीक है। ब्रांच कट वगैरह में फेमस हो रहे हैं आजकल, ठीक है। एफ जेड इक्वल टू रूट जेड की मैं बात करता हूँ। मान लो कि मेरे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है कुछ ऐसा है, देखो मैं आपको इसको किसी एक पिक्चर से भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही बना रखा है मैंने इसमें भी ऐसे, ठीक है, और मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाया आपका ये ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो मैं इस एफ जेड की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पॉइंट पे करूंगा तो उसे Z1 मान लेता हूँ, ठीक है। Z1 में क्या मानूं, Z1 में मान लेता हूँ R E आयोटा थीटा, ये मान लूँ तो Z1 इक्वल टू R E आयोटा थीटा। अब ये जो भी मेरा फंक्शन होगा यहाँ पर f ऑफ Z1 की वैल्यू आएगी। f ऑफ Z1 की वैल्यू बताना जी फटाफट। f ऑफ Z1 की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ Z, मतलब R E आयोटा थीटा, पावर तो आती है ना करनी कॉम्प्लेक्स की, E आयोटा थीटा बाय 2, समझ रहे हो, E आयोटा थीटा बाय 2, मतलब अंडर रूट मतलब तो कुछ नहीं, बस f ऑफ Z1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये जो मेरी वैल्यू आई है, ये मेरी f ऑफ Z1 की वैल्यू आ गई अंडर रूट R डॉट E आयोटा थीटा बाय 2, ठीक है। अच्छा बेसिकली इस Z1 की वैल्यू मेरे पास ये आई, लेकिन अब अगर मैं इस Z1 को मैं रोटेट करूं, समझ रहे हो, मैं इस Z1 को रोटेट करता हूं तो Z1 जो मेरा रोटेट हुआ, किससे रोटेट हुआ, 2 पाई से, तो मैंने Z1 की वैल्यू अब R E आयोटा थीटा प्लस 2 पाई कर दी नहीं करी, ठीक है। ये मेरा Z1 था और अब ये मेरा Z2 है, बेसिकली Z2 थीटा प्लस 2 पाई से वो मेरी रिवॉल्व हुई, ठीक है। अब रिवॉल्व हुई तो मैंने क्या किया, देखो अब मेरी ये जो रिवॉल्व हुई है, मैं क्या करता हूं, अब मेरे पास फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर था जो भी था अंडर रूट जेड, और यहां पर अब मैं Z2 की वैल्यू की बात हो रही है R E आयोटा थीटा प्लस 2 पाई जो मेरी रिवॉल्व होकर आई है, समझ, मैंने रोटेट करके आया, मैं पूरा एक चक्कर लगाया ना, बेसिकली एक साइकिल मैंने कंप्लीट कर दी। अब मेरी जो f ऑफ Z2 की वैल्यू आई है वो ये है, जो भी है f ऑफ Z2 की वैल्यू बताओ फिर क्या है, जो भी क्यों है वो बताओ क्या है, अंडर रूट R E आयोटा थीटा प्लस 2 पाई, समझ रहे हो इस बात को, इसका मतलब अंडर रूट R को भी समझोगे, इसका मतलब E आयोटा थीटा प्लस 2 पाई बाय 2, इसे भी समझ जाओगे, इसे समझ जाओगे तो फिर इसे भी समझ जाना कि E आयोटा पाई प्लस थीटा बाय 2 है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, समझ जाओ जी, नहीं समझ रहे हो तो ठीक है। ये आ गया f ऑफ Z2, ठीक है। अच्छा आगे भी देख लो यार इसे, सॉरी क्या है ये, E आयोटा पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, देखो E आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, E आयोटा पाई प्लस थीटा बाय 2 मतलब cos पाई प्लस थीटा बाय 2 प्लस आयोटा sin पाई प्लस थीटा बाय 2,
दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, कॉस भी साइन भी दोनों थर्ड में नेगेटिव होते हैं, कॉस भी साइन भी, माइनस माइनस मैंने कॉमन था बाहर ले लिया और फिर वो वापस cos थीटा बाय 2 में, तो मतलब e आयोटा थीटा बाय 2 में। अब मेरा f ऑफ z2 क्या आ गया, देखो जब भी पॉइंट पर ऐसे पॉइंट बदलते ही मेरा f ऑफ z1 और z2 यहां पर क्या आ गए, दोनों अनइक्वल आ गए। समझ रहे हो, ऐसे केसेस हमें डिस्कस करने, इन तीनों में ऐसे होगा कि हर उस पर पॉइंट डिफरेंट होगा। ठीक है, अब मैं एक और बात करता हूं अपने फाइनल पॉइंट की, एक बार और मैं इसे ऐसे क्या करता हूं, मैं चुपचाप नहीं बैठा, इसके बाद मैंने एक बार और इसे रोटेट किया। समझ रहे हो, एक बार मैंने और फिर इसे रोटेट किया, मैंने फिर जब दोबारा इसे रोटेट किया तो मेरे पास क्या आया, अब मेरा Z3 था, Z3 क्या हो जाएगा आर ई आयोटा थीटा प्लस 2 पाई था, एक बार और रोटेट किया तो थीटा प्लस 4 पाई आया, थीटा प्लस 4 पाई आया। तो फिर मेरे पास f ऑफ Z3 आया अंडर रूट आर ई आयोटा थीटा प्लस 4 पाई, अंडर रूट आर को जब मैं हटाऊंगा तो ये बस इस पर लगेगा अंडर रूट और इधर 1/2 पावर है ना, थीटा का मतलब अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट आर डॉट ई आयोटा 2 पाई प्लस थीटा बाय 2, 2 पाई प्लस थीटा बाय 2। ठीक है, अंडर रूट आर डॉट ई आयोटा 2 पाई प्लस थीटा बाय 2, ये क्या रहा है। अच्छा अब देखो इसी चीज को मैं यहां पर लिखता हूं, एफ ऑफ Z3 मेरा क्या आया अंडर रूट आर डॉट ई आयोटा 2 पाई प्लस थीटा बाय 2। अब फिर से वही वाली बात आ गई, ई आयोटा 2 पाई प्लस थीटा बाय 2 मतलब कॉस 2 पाई प्लस थीटा बाय 2 और साइन 2 पाई प्लस थीटा बाय 2। 2 पाई प्लस थीटा बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब कॉस थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2 मतलब ई आयोटा थीटा बाय 2, ई आयोटा थीटा बाय 2। इसका मतलब f ऑफ Z3 की वैल्यू मेरी ये आ गई। समझ रहे हो, मतलब मैंने जब इसे एक बार और रोटेट किया तो मेरे पास क्या बना, जो भी बना ये मेरे पास यही बना ना। ठीक है, ये बना मेरे पास, तो बेसिकली मैंने इसे ऐसे रोटेट किया। ठीक है, इसे मैंने रोटेट किया, क्या आया मेरे पास, ये मेरा Z1 था जो भी था, मतलब अब मेरा Z3 था ना, यहाँ पर जो भी क्यों था Z3 था मेरा आर ई आयोटा थीटा प्लस 4 पाई। ठीक है, और ये था f ऑफ Z3। f ऑफ Z3 क्या है, वही मेरा आया सेम, वो कितने किसके इक्वल आ गया, f ऑफ Z1। देखो ये सेम आ गया ना, f ऑफ Z1 और f ऑफ Z3, ये चीज मेरी दोनों सेम आ गई। ठीक है, अब समझो क्या हुआ यहां पर, बड़े ध्यान से समझो। अब आपको मेरी शक्ल ज़बरदस्ती देखनी पड़ेगी, आपका मन नहीं होगा फिर भी, लेकिन क्या है, अब देखो हो क्या रहा है। मैं बात कर रहा था कि मेरा पॉइंट एक ही है और मेरी वैल्यूज़ बहुत सारी आ रही थी, डोमेन की बहुत सारी वैल्यूज़ दिख रही थी, ऐसे दिख रही थी। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा मतलब ऐसी चीज़ को तो फंक्शन नहीं मानना चाहिए, लेकिन ठीक है कुछ ने कह दिया फंक्शन है, हमने मान भी लिया, मान भी लेंगे, सुननी पड़ेगी ना हमें इन किताबों की। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि जब भी मेरा ऐसा कुछ था ना, तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाने के लिए अलग से मैथमेटिशियन आया था, रीमान नामक मैथमेटिशियन आया। उसने इसका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढा और उसने कहा कि भाई ये फंक्शन है, और ये फंक्शन कैसे है, जैसे ही नेक्स्ट आता है ना 2 पाई, जैसे ही मेरे पास नेक्स्ट आता है 2 पाई, वैसे ही जो 2 पाई है वो एक शीट बदल रहा है, उसे रीमान शीट्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्लेन बदल रहा है वो अपना, जैसे ही मतलब मेरे पास क्या है, मैं इसी से बताऊंगा कि मेरे पास ये था, जैसे ये मैं π/4 आया था, फिर मैं π/4 + 2 पाई पर गया, तो मेरी रोटेशन के बाद, एक रोटेशन के बाद अब मेरी शीट कोई और है, दूसरी है। समझ रहे हो, अब शीट कोई और है। फिर जब मैं 2 पाई के बाद गया, फिर मेरी कोई और शीट है, फिर मैं 2 पाई के बाद गया, फिर मेरी कोई और शीट है। तो वो हर शीट का एक ऐसा यूनिक पॉइंट, जो बेसिकली यही है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेम ही है, लेकिन हर शीट का अलग है, जो इसकी अलग मैपिंग शो कर रहा है। समझ रहे हो, ठीक वैसे यहां हो रहा है। पहले मैं Z1 पर इसे देख रहा था, f ऑफ Z1, ये मेरा एक कोई भी नंबर आ रहा था। ठीक है, मेरा f ऑफ Z1 ये आ रहा था, Z1 पर जब मैंने देखा, फिर मैंने Z2 पर देखा तो मेरा f ऑफ Z2 ये आ रहा था, फिर मैंने Z3 पर देखा तो मेरा f ऑफ Z3 ये आ रहा था। ठीक है, हुआ क्या कि बेसिकली मेरा Z1 पर ये था, फिर मैंने एक बार रोटेट करवाया तो मेरी शीट बदल गई ये, और दिखी नहीं वो शीट, दिखती है ही नहीं। ठीक है, तो फिर से जब Z2 पे फिर मैंने एक बार रोटेट करा, फिर मेरा Z3 है, फिर मैं वापस वहीं पहुंच गया। मेरे Z3 पर जब मैंने 2 बार रोटेट करवा दिया, फिर मैं वापस f ऑफ Z3 मेरा f ऑफ Z1 के इक्वल था,
फिर मैं वापस वहीं पहुंच गया, हमने देखा ऐसे भी ऐसे भी। अब इसे बात समझ में आ रही है? मेरे पास ये था एक Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जिस पर मैंने f(z1) की फंक्शन की वैल्यू निकाली। जब मैंने Z2 पर देखा 2 पाई, तो मेरी फंक्शन की वैल्यू जो भी आई मेरे पास, वो शीट बदल रहा है, शीट बदल गई, समझ रहे हो? फिर जैसे एक बार और रोटेट करे दूसरी शीट आ गई, वो शीट उसी के जितनी थी। तो मतलब 2 बार मेरे साथ ऐसा केस हुआ इस केस में, इसलिए इसके ब्रांच पॉइंट का ऑर्डर 2 होता है। जैसे अब देखो इस चीज को देखो, शिट, अब आपको पता चल जाएगा। एक प्लेट है ना, ठीक है, जैसे एक प्लेट है मेरे पास। अब ये जो मेरे पास एक प्लेट है, मतलब बेसिकली आप इसे प्लेन समझो, ठीक है, प्लेन समझो या रिमान शीट समझो। एक दिख रहा है लेकिन एक है नहीं, है कितनी? 2, समझ रहे हो? 2 हैं। अब फिर से अब आपको 2 दिख रही हैं, लेकिन ये 2 हैं नहीं, हैं कितनी? 3, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, मैं इरेज ना हो जाए कुछ। हो क्या रहा है, मेरे पास ये शीट थी, ये एक पहली शीट थी जिसमें मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर था Z1 = r e i θ। जब वो रोटेट करके आया, भाई मैंने क्या किया, मैंने इसे रोटेट करवाया। Z1 की वैल्यू मेरे पास f(z1) थी, यही थी √r e i θ/2। मैंने जब इसे जैसे 2 पाई के पास रोटेट हुआ ना, ये जैसे दूसरी वैल्यू आई 2 पाई पे, अब इसने शीट चेंज कर ली चुपचाप बिना हमें बताए। अब उसकी शीट ये है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा अभी भी Z2 है, जैसे मैंने रोटेट किया वही कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है ना। बेसिकली f(z2) की मेरी वैल्यू बदल गई, उसी के लिए हुआ। क्यों? क्योंकि दूसरी शीट का कोई और नंबर है। मजा नहीं आ रहा? बोलो आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने एक बार फिर से इसे रोटेट करवाया, जैसे ही मेरे पास एक बार और रोटेशन आई, फिर से इसने चुपचाप मेरी शीट बदल ली। शोर हुआ बहुत ज्यादा साउंड का, लेकिन शीट बदली गई है। ऐसे देख लेते हैं इसे, ठीक है। अब मेरे पास ये था θ + 4 पाई। मेरा 4 पाई थोड़ा सा टेबल के प्लेट के कर्व्ड हिस्से पे जा रहा है, लेकिन आप समझ सकते हो θ + 4 पाई। और ये चीज मतलब दोबारा एक बार रोटेट करके आया, मेरे पास नंबर फिर से वही आया। अब मेरे को क्या मिल गया, जैसे ही मेरे 3 जो डिफरेंट केसेस आ रहे थे, वो हर बार एक अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर पर थे, लेकिन वो अलग अलग थे, एक ही नंबर एक ही था, लेकिन मेरे पास शीट्स अलग थी। और देखने में ऐसा लग रहा है कि एक ही की 2 इमेजेस बन रही हूं, समझ रहे हो? जैसे इसमें एक की ऐसे लग रहा है, ऐसे इनफाइनाइट इमेजेस बन रही हूं, लेकिन वो हर शीट बदल रहा है चुपचाप। ये फंक्शन मेरी शीट बदल रहा है, और अब मुझे चुपचाप रसोई मेरा करानी पड़ेगी, वरना मेरी माँ मेरी शीट, ठीक है। खैर, ये बात समझ में आई जी, ये बात समझ में क्या आई। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही मेरी ये शीट जिस मतलब जो फंक्शन ऐसे रिवॉल्व कर रहा था ना, जिस पॉइंट पर रिवॉल्व कर रहा था, जिस पॉइंट पर ये रिवॉल्व कर रहा था √z 0 पर, जी 0 के आसपास रिवॉल्व कर रहा था, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रांच पॉइंट, ठीक है। और इसका ऑर्डर 2 है, क्यों? क्योंकि 2 बार रोटेट करने पर वापस वही पहुंच रहा है। लेकिन क्या ये ऐसा 1-2 बार रोटेट करने पर वापस वही पहुंच सकता है? कभी नहीं पहुंचता है, हमेशा वैल्यूज बदलती रहती हैं, इसलिए इसकी ब्रांच पॉइंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है, ठीक है। इसकी भी ब्रांच पॉइंट सेम 0। ऐसे ही log z भी बिहेव करता है, आप देख लेना, ठीक है। जिस पॉइंट पर, जिस एक्सिस पर मैं ये बात कर रहा हूं, देखो ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए अब इस पे। ये 0 है, ब्रांच पॉइंट मान लिया, और इसके बाद ये वाली जो कट आ गई, यहां पर ये डिफाइन नहीं है log z, और ये भी, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पर डिफाइन नहीं, जिस एक्सिस पर, उस पूरे एक्सिस को ब्रांच कट बोल देते हैं। और जिस पॉइंट के आसपास ये रोटेट कर रहा है, उसको मैं बोल देता हूं ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट का ऑर्डर फाइनाइट है, 2 है √z के केस में, और log z या इसकी मैं बात करूं तो मेरे पास ये इनफाइनाइट ऑर्डर के होते हैं। बात समझ में आई? बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लग ऐसे रहा था कि एक ही फंक्शन की मेरे पास इतनी सारी इमेजेस अगर दिख रही हैं, तो होता तो ये है कि भाई एक पॉइंट की इतनी सारी इमेजेस, तो फंक्शन कोई डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, एक ही कर रहा है। अब कर रहा है तो बताओ कैसे कर रहा है, कहां सही हो। वो बात कर रहे थे रेक्टेंगुलर सिस्टम में, वो लोग बात कर रहे थे, जितने भी ऐसे लोग थे जो बात कर रहे थे, वो रेक्टेंगुलर सिस्टम बात कर रहे थे, पोलर में नहीं बात कर पाए, ठीक है। तो बेसिकली पोलर में क्या है भाई, अगर रिमान ने ही इसे सॉल्व किया, और रिमान ने कहा कि भाई अभी इन शीट्स को मेरा नाम दे देना। ऐसी ही इसके पीछे शीट्स थी, इनफाइनाइट शीट्स थी, जितनी शीट्स उतना ऑर्डर, इसके पीछे जितनी शीट्स, समझ रहे हो। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे पता है कि आपके कान में बहुत तेज आवाज़ आई होगी, मेरे में तो आई, ठीक है। और आई होप कि मम्मी के कान में कोई आवाज़ ना आई हो।
अगर आई होगी तो हु नोज। खैर ठीक है ना, अब ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए, आसान था या नहीं था जो भी है, ज़्यादा इसमें डेप्थ में अब क्या ही करेंगे। ठीक है, हमारे कॉम्प्लेक्स अभी बेसिकली स्टार्ट हो रहा है बस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैं फिर बोल रहा हूँ, जाओगे ढंग से तो काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, और अगर नहीं जाओगे इतना ढंग से तो CSR हो सकता है। मतलब बेसिकली 35 नंबर के CSR में से 20, 25, 4 क्वेश्चन हम कर जाएंगे, 7 क्वेश्चन, अगर 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन वो जैसे पूछेगा, हम 4 4 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो 15 से 20 में हम पहुंच जाते हैं, तो 20 से 25 मतलब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, आसान से ट्रिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन उठेंगे वो टॉपिक पर हमें ध्यान देना है। ये टॉपिक समझने लायक था, मज़ेदार था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।